16 दिसंबर 2012 दिल्ली। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। एक सफ़ेद बस मुनेरिका बस स्टैंड पर रुकी। अंदर 6 आदमी पहले से बैठे थे। एक 23 साल की लड़की और उसका दोस्त उस बस में सवार हुए। उन्हें लगा कि यह कोई आम सवारी है। वे नहीं जानते थे कि यह बस उन्हें मौत की तरफ ले जा रही है। लड़के का नाम था ज्योति, जिसे आज दुनिया निर्भया के नाम से जानती है। वो फिजियोथेरेपी की छात्र थी। उस दिन शाम के समय ज्योति अपने दोस्त अवनिंद्र के साथ साकेत के एक मॉल में लाइफ ऑफ पाई फिल्म देखने गई। फिल्म खत्म हुई रात के करीब 9 बजे। वे फिर घर के लिए आखिरकार वे मुनेरिका बस स्टैंड पहुंचे। वे ऑटो का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक कोई ऑटो नहीं मिला। तभी एक सफेद रंग की प्राइवेट बस उनके पास आकर रुकी। कंडक्टर ने आवाज लगाई, द्वारका द्वारका। घर पहुंचने का अब यही एक ऑप्शन था। बस लगभग खाली थी। बस के स्टाफ ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उन्हें सुरक्षित छोड़ देंगे। फिर ज्योति और अवनिंद्र बस में चढ़ गए। बस चली। कुछ ही देर में बस का गेट बंद हो गया, लाइटें बुझ गई। उन्हें एहसास हुआ कि बस अपने रास्ते से भटक कर कहीं और जा रही है। उन्हें क्या पता था कि उस बस में बैठे 6 लोग इंसान नहीं, बल्कि शराब के नशे में धुत दरिंदे हैं। उन्होंने ज्योति पर गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। जब अवनिंद्र ने उन्हें रोका तो उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने लोहे की रॉड से अवनिंद्र के सिर पर वार किया। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। वह लोग उसे तब तक पीटते रहे जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। ज्योति ने अपने दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश की। उसने दरिंदों को दांतों से काटा, लेकिन वो अकेली थी और वह 6 थे। वो कुछ नहीं कर पाई। अवनिंद्र को बेहोश करने के बाद उन दरिंदों ने ज्योति को बस के पिछले हिस्से में खींच लिया। इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना करना भी किसी के लिए नामुमकिन है। दिल्ली की सड़कों पर करीब 1 घंटे तक वह बस दौड़ती रही और अंदर ज्योति की चीखें दबती रही। उन 6 लोगों ने बारी बारी से उसके साथ जबरदस्ती किया। जब ज्योति ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया तो उन्होंने उसे और भी बेरहमी से तड़पाया। उनमें से एक नाबालिग लड़के ने एक लोहे की जंग लगी लोहे की राड से उसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर हमला किया, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गई। यह हैवानियत की वो हद थी जिसने इंसानियत को शर्म से झुका दिया। लगभग 1 घंटे की इस हैवानियत के बाद रात करीब 10:30 बजे उन दरिंदों ने महिपाल पुल के पास एक सुनसान सड़क पर ज्योति और अवनिंद को चलती बस से बाहर फेंक दिया। वे दोनों खून में लथपथ, लगभग बिना कपड़ों के वहां पड़े थे। एक राहगीर की नज़र उन पर पड़ी और उसने पुलिस को खबर की। पुलिस की पीसीआर वैन मौके पर पहुंची। एक पुलिस वाले ने पास के होटल से चादर लाकर उनके शरीर को ढका। दोनों को फौरन दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। ज्योति की हालत बेहद नाजुक थी। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। उसकी आंतें बाहर थी और शरीर के कई अंदरूनी अंग बुरी तरह खराब हो चुके थे। डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी शुरू की, लेकिन बचने की उम्मीद सिर्फ 5% बताई। जब वह होश में आए तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज़ नहीं कांपी। उसने कहा, उन्हें फांसी दो। यह खबर आग की तरह फैल गई। दिल्ली पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। एक चलती बस में हुए इस घिनौने अपराध ने पूरे दिल्ली डिपार्टमेंट को हिला दिया था। डीसीपी छाया शर्मा अपनी पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंची और मामले की गंभीरता को समझते हुए जांच के लिए एक बड़ी टीम तैयार की। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, उन दरिंदों तक कैसे पहुंचा जाए। पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था, अवनिंद का बयान। होश में आने के बाद अवनिंद ने घटना के बारे में बताया। एक सफेद रंग की बस जिस पर यादव लिखा था, उसके पर्दे पीले रंग के थे, लेकिन बस का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था। अब पुलिस ने उन बस को खोजने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। सैकड़ों अफसर दिन रात एक करके दिल्ली और पास की सभी सफ़ेद बसों की जांच करने लगे। सैकड़ों बसें खंगाली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक मुखबिर से पुलिस को एक जानकारी मिली। उसने बताया कि राम सिंह नाम के एक बस ड्राइवर को घटना की रात कुछ दोस्तों के साथ बस धोते और अजीब हरकतें करते देखा था। पुलिस को वह अहम सुराग मिल गया। पुलिस फौरन रविदास कैंप आर के पुरम पहुंची, जहां राम सिंह रहता था। वहां उन्हें एक सफ़ेद बस खड़ी मिली। बस के अंदर खून के धब्बे और खरोच के निशान साफ दिख रहे थे। पुलिस ने तुरंत बस ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने एक एक करके बाकी 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने टीथ बाइट टेस्ट का इस्तेमाल किया, क्योंकि आरोपियों ने ज्योति को दांतों से काटा था। ज्योति के शरीर पर जो दांतों के निशान थे वह आरोपियों के दांतों के मॉडल से मैच हो गए। यह एक ऐसा सबूत था जिसे अदालत में झुठलाना नामुमकिन था।
पुलिस जांच कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में ज्योति अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी। दर्द से बाहौल होने के बावजूद उसने मजिस्ट्रेट को अपना बयान दिया। उसके शब्द थे, मेरे गुनहगारों को सजा मिले। लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। बेहतर इलाज की उम्मीद में भारत सरकार ने उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में भर्ती कराने का फैसला किया। पूरा देश उसके लिए दुआ कर रहा था, लेकिन 13 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद 29 दिसंबर 2012 को ज्योति यह जंग हार गई। उसकी मौत की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया। ज्योति की मौत के साथ ही देश का गुस्सा सड़कों पर सैलाब बनकर उमड़ पड़ा। लोग हमें न्याय चाहिए के नारे लगा रहे थे और महिलाओं के लिए एक सुरक्षित समाज की मांग कर रहे थे। लोगों के दबाव के बीच सरकार ने मामले की सुनवाई के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। 3 जनवरी 2012 को पुलिस ने 5 वयस्क आरोपियों के खिलाफ हत्या, गैंगरेप, अपहरण और सबूत मिटाने जैसे 13 मामलों में चार्जशीट दायर की। नाबालिग आरोपी का केस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजा गया। ट्रायल के दौरान एक चौंकाने वाली घटना हुई। 11 मार्च 2013 को मुख्य आरोपी राम सिंह ने तिहाड़ जेल में सुसाइड कर लिया। 31 अगस्त 2013 को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को दोषी ठहराया और उसे कानून के तहत सबसे बड़ी सजा यानी 3 साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया। इस फैसले की बहुत आलोचना हुई, क्योंकि यह इसके जुर्म के आगे यह सजा कुछ भी नहीं थी। 10 सितंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बचे हुए 4 दोषियों मुकेश सिंह, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ठाकुर को सभी आरोपियों में दोषी ठहराया और 13 सितंबर 2013 को अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए चारों को मौत की सजा सुनाई। लेकिन न्याय की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दोषियों ने कानून के हर दाव पेच का इस्तेमाल करके फांसी से बचने की हर तरह की कोशिश की। पहले दिल्ली हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हुए, लेकिन दोनों अदालतों ने फांसी की सजा को बरकरार रखा। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध सेक्स और हिंसा की भूख से किया गया था और इसने समाज को की आत्मा को झंझोर दिया है, इसलिए फांसी की सजा ही सही है। इसके बाद भी दोषियों ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाकर फांसी को टालने की हर मुमकिन कोशिश की। हर बार फांसी की एक तारीख तय होती और फिर कोई कानूनी अड़चन सामने आ जाती। यह तारीख पर तारीख का एक दर्दनाक खेल बन गया, जिसने निर्भया के परिवार और पूरे देश के सब्र का इम्तिहान लिया। आखिरकार 7 साल 3 महीने और 4 दिन के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद वह दिन आया। 20 मार्च 2020 को सुबह 5:30 बजे तिहाड़ जेल में चारों दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को एक साथ फांसी पर लटका दिया गया। उस सुबह पूरे देश ने राहत की सांस ली। उस सुबह निर्भया की मां ने कहा, आज मेरी बेटी को न्याय मिला। यह सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है। दोस्तों, निर्भया का यह दर्दनाक कहानी हमें धैला देती है, लेकिन यह जरूरी है कि हम इसे भूलें नहीं। अगर आपको लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज बना सके, तो इसे शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि इस केस के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपकी क्या राय है।